हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का नया टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी से रिलेटेड आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है एंड एग्जाम्पल्स कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, एंड देन उससे रिलेटेड हमने की थी एक एक्सरसाइज, है ना, कि जब कोई भी एक लाइन कोई पैटर्न फॉलो कर रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, है ना। तो हम कहते देखो हर तरफ हम नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं, तो हर टर्म पे 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये जो है लाइन एक पैटर्न फॉलो कर रही है, तो इसे हम क्या कह रहे थे, सीक्वेंस कह रहे थे, है ना, एक सीक्वेंस बोल रहे थे। ऐसे ही 2-3 हम पैटर्न और देख रहे थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न फॉलो कर रही है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 16। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंस, है ना। बट इन दो सीक्वेंसेस में भी एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम एक टर्म से दूसरे टर्म तक प्लस कर के जा रहे हैं, और यहाँ हम एक टर्म से दूसरे टर्म तक मल्टीप्लाई कर के जा रहे हैं, है ना। तो जिस सीक्वेंस में हम एक टर्म से दूसरे टर्म तक प्लस कर के जाएं या माइनस कर के जाएं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके जाते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एपी, याद आया? ठीक है। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक टर्म से दूसरे टर्म पर जब हम मल्टीप्लाई कर के पहुंचते हैं, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम 11th में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं एपी की, उसके बाद चलते हैं जीपी पे। ठीक है, तो हम एपी की कैसे लिखते थे? फर्स्ट टर्म, है ना, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन एंड nth टर्म, ऐसे लिखते थे, है ना। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? कॉमन डिफरेंस क्या होता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड, यानी कि दो टर्म्स को हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ऐसे निकालते थे। an का फॉर्मूला निकालते थे, है ना। an का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस डी, थर्ड को a प्लस 2d, फोर्थ को a प्लस 3d, है ना, एंड सो ऑन। तो यानी कि हम ये नोटिस करते थे कि अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ a प्लस, यहाँ पर a कम आता था, है ना, 3 आता था। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आता था, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 आता था। तो वहाँ से हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला किया था, अगर n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो इसी को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, इसका अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया 5, है ना। 5 से टर्म से बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से, तो अगर जैसे फोर्थ टर्म है तो a4 क्या होगा? a प्लस 3d, है ना। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म 5 प्लस 3 इंटू डी इज 5, तो 5 प्लस 15 आ गया 20, राइट। तो ये हमने बहुत पढ़ लिया है 10th स्टैंडर्ड में। तो इस बार हम बात करने वाले हैं जीपी की, कि हम अब प्लस माइनस करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जीपी के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, उसकी हम टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जीपी। तो जीपी को हम एक एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे, जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे हम 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम चेक करते हैं। यहाँ पर कॉमन रेशो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशो। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कॉमन रेशो, दैट इज आर। आर क्या होता है? सेकंड टर्म
डिवाइड में फर्स्ट टर्म, वहाँ माइनस होता था, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4/2 कितना आ गया 2। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करूँगी सेकेंड से तो 8/4 2, 16/8 क्या आएगा 2। तो ये हम निकालते हैं इस तरीके से, कॉमन रेशो निकालते हैं इसका, ठीक है। एंड जैसे हम AP के अंदर ये जनरल टर्म निकालते हैं उसकी, है ना, ये जनरल टर्म निकालते हैं कैसे, A2 को ऐसे लिखकर, A3 को ऐसे, A4 को ऐसे लिखकर, है ना। तो GP में हम कैसे लिख सकते हैं, तो GP में हम लिखते हैं, अब हम निकालने वाले हैं जनरल टर्म। तो GP में जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टर्म आपकी A1 है, A1, ठीक है, सेकेंड A2, A3 एंड सो ऑन ये चल रहा है, ठीक है। अब A1 तो हमारी A ही है, राइट, A ही है। A2 को मैं क्या करूं कि वो A1 से कैसे कनेक्टेड है, अगर मैंने R मेरे पास क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तभी 4 आता है ना। तो AR आ गई मेरी क्या सेकेंड टर्म, ठीक है। तो 2 × 2 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर थर्ड टर्म में कैसे लेकर आऊँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देती हूँ तो 2 2 = 4, है ना, सॉरी ट्रिम लास्ट लाइन। अब थर्ड टर्म कैसे लेके आऊँ, थर्ड टर्म है 8, तो फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 2, और अब मैं अगर R का यानी कि कॉमन डिफरेंस का, जैसे कि सेकेंड टर्म मैंने बनाई थी A × R करके, यानी कि 2 × 2 करके, ठीक है। अब मैं A तो ये है, R को अगर मैं 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देती हूँ तो आ जाता है 2 × 4 आ जाएगा 8, है ना। ये आ जाएगी आपके पास थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म 16 में मैं क्या करूँ, A एज इट इज और R का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो 2 × 2 का क्यूब, 2 × 2 का क्यूब इज 8 आ गए 16। तो यानी कि थर्ड जो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AR का क्यूब एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी टर्म आ रही है आपके पास, यानी कि कोई भी टर्म है जनरल टर्म, एनी जनरल टर्म, यानी कि AN जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है AR की पावर 1 कम, 4 है तो 3 आ रहा था, 3 है तो 2 आ रहा था, 2 है तो 1 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, N है तो N - 1, तो ये हो गई एनी जनरल टर्म। तो ऐसे ही रैंडमली अगर A16 लिखना हो तो क्या आ जाएगा, AR की पावर 16 - 1, तो AR 15। तो ऐसे कोई भी आप इधर से जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर अभी इसको हम सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें तो, ये तो अभी हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिख रहे थे, सीक्वेंस मतलब हम कॉमास लगा रहे थे, है ना। तो अगर इसको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A + AR + AR स्क्वायर + AR क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट क्या आएगी AR N - 1। तो ये आ जाएगी आपके पास ट्रिम लास्ट नॉइस। तो ये हमने लिख ली एक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम AP के अंदर हम क्या फाइंड करते थे, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, ऐसे अगर हमें GP में सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ है। तो अगर मैं सम लिखूं तो SN क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म, है ना। तो अगर SN मैंने निकाल लिया तो इसको मैं क्या लिख सकती, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को AR लिखा था, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ था AR N - 1, ये था हमारे पास। अब मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, वैसे तो आप फॉर्मूला इसका डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, बट मेरे को चाहिए कि आप थोड़ा सा बस 2 स्टेप की डेरिवेशन है तो वो एक बार आप देख लें ताकि आपको समझ में आए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो अगर ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद R, मल्टीप्लाइंग above equation with R। जब आप R से मल्टीप्लाई करेंगे, what will you get here,
आर एस एन, ये हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर. देखो ये क्या आएगा आपके पास, ए आर एन माइनस वन है, ए आर एन माइनस वन इंटू आर. तो ये क्या हो जाएगा ए आर, ये इसकी एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, इसकी पावर वन है. तो ये हो जाएगा ए आर खत्म एन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे ए आर एन लिख देंगे. ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. तो जब हम सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट एस एन कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आर. ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यहाँ बचेगा सिर्फ ए एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. ठीक है, वो सारे के सारे जो सो ऑन हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं. ए आर से ए स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना, ये सब कैंसिल हो रहे हैं. और इसके पहले वाली टर्म देखो क्या आएगी, ए आर एन माइनस वन, वो इससे कैंसिल हो जाएगी. यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ए आर एन बचेगा. तो ये सो ऑन खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा आपके पास, है ना. तो यहाँ से भी ये कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 1 प्लस आर एन. तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस आर एन अपॉन में 1 माइनस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस कर रहे थे ना हम, तो 1 माइनस आएगा, माइनस. एंड ये फॉर्मूला आपका तब वैलिड है जब आपका आर जो है वो लेस देन 1 है. ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर होगा तो 1 से ग्रेटर होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा ना, नेगेटिव का साइन आएगा, राइट. तो ये किसके लिए पॉसिबल है, जब आपका आर जो है वो लेस देन 1 है. ऑन द अदर हैंड दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन. ये वो वाला फॉर्मूला है जब आपका आर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि आर अगर 1 से ग्रेटर होगा तभी तो ये पॉजिटिव में आएगा, राइट. ये कैसे फॉर्मूला आएगा, जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 किया है तो हमारे पास ये आ गया. ऐसे ही सब्ट्रैक्टिंग हम 1 फ्रॉम 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, राइट. तो हमारे पास दोनों केसेस आ गए कि जब आर आपका लेस देन 1 होगा या आर आपका ग्रेटर देन 1 होगा. व्हाट इफ आर इक्वल्स टू 1 हो, आर इक्वल्स टू 1 हो, तो जब आप यहाँ पे आर इक्वल्स टू 1 1 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 की एनी पावर इज 1. तो सबके पास बचेगा क्या, सिर्फ ए बचेगा, है ना. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स. तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन. ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लिखा हुआ है, सिर्फ ये आ जाएगा अगर आपका आर क्या है, इक्वल टू 1 है. ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो सबसे पहले तो हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, कि क्या होता है, कॉमन रेशो क्या होती है, जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड इनके सम का फॉर्मूला. तो सबसे पहले तो हम सिर्फ इतना ही यूज़ करके इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या टर्म्स होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 4th. फाइंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ जीपी दिस. अब आपको ये जीपी दे रखा है, आपको इसकी 10th और nth टर्म निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे को दे रखा है 5, 25, 125. ठीक है, किसी की भी nth या फिर 10th टर्म, रैंडम टर्म हमने अभी बताया कैसे निकालते हैं. इन जीपी कोई भी रैंडम टर्म हम कैसे निकालते हैं, मान लो 10th निकालिए तो हम क्या लिखते थे, ए आर की पावर 10 माइनस 1, n माइनस 1 होता था ना, तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9. यानी कि हमें पहले आर चाहिए, है ना, आर कॉमन रेशो चाहिए. कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, है ना. तो सेकेंड टर्म है आपके पास 25, फर्स्ट टर्म है आपके पास 5, तो आर आ गया आपके पास 5. ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. एंड फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर 9, तो ये हो गया आपके पास 5 की पावर 10, है ना. तो 5 की पावर 10 ये आ गया आपके पास 8 है.
तो उसको आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आप यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an, क्या लिखते हैं, a इंटू आर की पावर n-1, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब a क्या है आपके पास 5, r क्या आया है अगेन 5, ये क्या है n-1, और यहाँ क्या है 5 की पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, -1 + 1, -1 + 1 खत्म, ये आ गया 5 की पावर n। तो an का फॉर्मूला क्या आ गया, 5 की पावर n। तो ये था आपका आंसर, वेरी सिंपल। तो ये था एग्जाम्पल 4th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5th। तो एग्जाम्पल 5th क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ GP 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स इज 131072। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, 2, 8, 32 ऐसे आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे, किस नंबर पे जाके ये वाली टर्म आएगी, है ना, किस नंबर पे जाके ये वाली टर्म आएगी। यानी कि आपको इस बार an दे रखा है, ये है, आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि वहां किस नंबर पे जाके ये टर्म आएगी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 131072, an को हम कैसे लिखते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a r की पावर n-1, है ना। a क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 2। व्हाट इज r, r नहीं है, r पहले निकाल लेते हैं हम, है ना। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड सो ऑन। कॉमन रेशो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, ये हो गया 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आ गया है 4, तो ये आ गया 4 की पावर n-1, ये आ गया। तो हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है, n निकालना है कि किस नंबर पे ये पड़ा हुआ है आगे जाते, जैसे थर्ड पे है, फोर्थ पे आएगा, ऐसे ये किस नंबर पे पड़ा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई का यहाँ के क्या हो जाएगा, पहले तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है 4 की पावर n-1, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 5 2 5 2 3 2 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 4 के टर्म्स में फैक्टर्स बनाएंगे हम इसके, ठीक है। तो बनाएं इसको ना, रफ वर्क में यहाँ कर रही हूँ याद से। तो 6 5 5 3 6, तो मैं क्या करूँगी, जैसे 4 का है ना, तो मैं इसको 4 4 के बनाती हूँ फैक्टर्स, क्या बनते हैं, तो 4 1 तो हमने 4 4 के ही फैक्टर्स बना लिए। तो हमने देखा कितनी बार 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 4 आ रहा है, 8 टाइम्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 की पावर 8 और यहाँ है 4 की पावर n-1। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेटिंग कर देते हैं। तो ये आ गया 8 इक्वल्स टू n-1, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 9। तो यानी कि जैसे थर्ड नंबर पे पड़ा है ऐसी फोर्थ पे कुछ होगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9th नंबर पे जाके ये वाली टर्म आपकी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6th। तो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि इन अ जीपी थर्ड टर्म आपको दे रखी है 24, सिक्स्थ टर्म दे रखी है 192, आपको क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो अगेन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a r की पावर 9, यही होता है ना, जो भी होता है यहाँ पे एक r की पावर 1 कम हो जाती है। तो अब हमारे पास ना a है ना ही r है, तो सबसे पहले तो हमें a और r चाहिए और इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व हो जाएगा, यही है ना। तो हमारे पास ये दोनों ही टर्म्स नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे हेल्प लेंगे, जैसे कि थर्ड टर्म दे रखी है आपको, a3 दे रखा है आपको 24 और 6, a6 दे रखा है आपको 192। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a और r की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ a
r का स्क्वायर, क्योंकि 3 है तो एक पावर कम हो जाती है, ये हो गया 24। इसको कैसे लिख सकते हैं, a r की पावर 5, एक कम लिख कर लिख सकता है, ये हो गया 192 लिख सकता है। अच्छा, अब मैं इन दो इक्वेशंस को, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इन दो इक्वेशंस का क्या करूं मैं, डिवाइड कर दें ताकि a से a कैंसिल हो जाए, मुझे r की टर्म मिल जाए, है ना। तो किसको डिवाइड करूं मैं, सेकंड को फर्स्ट को डिवाइड करती हूँ सेकंड तक, यानी कि सेकंड ऊपर आना चाहिए, है ना। डिवाइडिंग, क्योंकि ये बड़ा है ना, डिवाइडिंग 2/1। देखो जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाती है ना, आपके पास 4 चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। आप चारों कोई भी ऑपरेशन यूज़ करके आपको जो फाइंड करना है आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड वाला ज़्यादा बन रहा है ना, कि हाँ डिवाइड से हमें मिलेगा ना, प्लस करके कुछ मिलेगा ना माइनस करके कुछ मिलेगा, दैट्स वाई। तो ये हो गया a r की पावर 5 192 डिवाइड में a r की पावर 2 डिवाइड में 24। अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 3, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब इसे कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, तो पहले 4 पे कैंसिल कर रही हूँ, 4 6 ये आ गया 8, ठीक है। अब हमें पता है कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, बना लेते हैं 2 4 2 2, ये क्या आ रहा है, ये r3, ये आ रहा है 2 की पावर 3, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, r कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, r आ गया 2, तो मेरे को r मिल गया, लेकिन अभी तक a नहीं मिला, है ना। तो a निकालने के लिए मैं इन दोनों में से किसी में पुट कर दूं, मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, a r स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो a r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज 24, ये हो गया 4, ये हो गया 24, ये आ जाएगा 24/4, a आ गया 6। बस ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, मिल गई। सॉल्व कर लेते हैं, a आ गया 6 और 2 की पावर यहाँ हो गया 9। तो इसको पूरे को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3072। तो a को हमने क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आएगा 3072। ये आ गया आपके पास 10th टर्म जो आपको निकालनी थी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7th। तो एग्जाम्पल 7th क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज दिस, ठीक है। सबसे पहले आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, ठीक है, SN निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपने 5 टर्म्स का निकालना है। तो हमें n टर्म्स का मतलब क्या है कि हमें पहले वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है SN का, हमने अभी बताया था। हमने क्या बताया था फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने S के, है ना, 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे, ये थे फॉर्मूलेस। तो ये 2 फॉर्मूलेस थे। ये था जब r आपका लेस देन 1 है, ये था जब r आपका ग्रेटर देन 1 है। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो हमें r देखना पड़ेगा कि r क्या है, r निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो r क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 2/3 और फर्स्ट क्या है 1, तो यानी कि ये आ गया 2/3, यानी कि विच इज इक्वल टू 0.666, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये लेस देन 1 है, तो r इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ये वाला फॉर्मूला। तो लिख देते हैं SN इक्वल्स टू a 1 माइनस RN अपॉन में 1 माइनस r, ये आ गया आपके पास SN, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा, SN इक्वल्स टू a क्या है 1 माइनस r क्या निकाला आपने 2/3 की पावर n, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 माइनस 2/3। तो अब हम SN इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है, सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर n, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा 1/3, है ना। तो 1/3 3 ऊपर हो चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन में 1/3। अब 1/3 3 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास SN इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n, ये आ गया आपके पास SN का जनरल फॉर्मूला,
ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। ये तो फर्स्ट 5 बोला तो S5 लिखोगे, A1 माइनस R की पावर 5, ये सारा सॉल्व करके पुट करोगे, है ना, या तो ये कर लो डायरेक्ट, या फिर आपने Sn का तो जनरल फॉर्मूला निकाला ही हुआ है और उन्होंने बोला है पहली 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर दो 5, तो 4n इक्वल्स टू 5, यहाँ 5 पुट कर दो, S5 इक्वल्स टू 3, 1 माइनस 2/3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 5 इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, डिवाइड में 3 की पावर 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 243, ठीक है, तो हो जाएगा 3, 243 का एलसीएम ले लिया, 243 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 112 अपॉन में 243, ठीक है, इसको कैंसिल कर दे, ये आ गया 81, तो ये आ जाएगा 211 डिवाइड में 81, तो आपके पास S5 कितना आ गया, 211 डिवाइड में 81, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8th। एग्जाम्पल 8th ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ दिस, कितनी टर्म्स चाहिए सच दैट उसका जो सम हो ये आए, यानी कि आपको ऑलरेडी Sn दे रखा है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले तो, और Sn का फॉर्मूला अगेन हमें देखने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि R आपका लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो R निकाल लो पहले तो, A2 बाई A1 दैट इज A2 इज 3/2 डिवाइड में 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 विच इज़ लेस देन 1, तो लेस देन 1 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, A1 माइनस RN अपॉन में 1 माइनस R, ये है, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स आपको क्या निकालना है, n निकालना है, और Sn आपको क्या दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो पुट कर दो यहाँ पे 3069 डिवाइड बाई 512 इक्वल्स टू A इज 3 इंटू 1 माइनस R क्या है 1/2 की पावर n डिवाइड में 1 माइनस 1/2, ये है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई का है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1023 डिवाइड में 512 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइड में एलसीएम ले लो 2 माइनस 1, ये आ गया 1/2 है ना, 1/2 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन में 1/2, अब ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में यानी कि यहाँ आके डिवाइड हो सकता है, राइट, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1023 अपॉन में 512 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर n, तो अब देखो ये हो जाएगा 1023 अपॉन में 4210 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 की पावर ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n इज ऑलरेडी 1 ही होता है वो, है ना, इधर आ गया एंड 1 एज इट इज माइनस ये टर्म उठा के हम इधर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने ये वाली टर्म, ठीक है। अभी हो जाएगा 1/2 की पावर n इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं 1024 माइनस 1023, ये आ गया आपके पास 1/1024, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1/2 की पावर n और यहाँ पे है 1024, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की पावर n इक्वल्स टू 1024, तब हमने 1024 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, तो वो बना लेते हैं, 1024 के फैक्टर्स बनाओ, 2 512 2 2 5 6 1 2 8 6 4 3 2 1 6 8 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया, तो 2 की पावर n और यहाँ है 2 की पावर 10, तो बेस सेम है, इक्वेटिंग पावर्स, तो n कितना आ गया आपके पास 10,
तो यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, ऐसी ऐसी कितने टर्म्स को प्लस करके आपके पास ये आया है, ऐसी ऐसी 10 टर्म्स को प्लस करके आपके पास SN ये आया है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 8th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9th क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपको ये दे रखा है और उनका प्रोडक्ट आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आपने उनका कॉमन रेशियो निकालना है एंड टर्म्स निकालनी है, यानी कि A1, A2, A3 निकालना है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, याद क्या होती है इसके अंदर, याद वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा ना एक टैक्ट होते हैं, थोड़ी ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मान लो 3 टर्म्स बोली गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म A ले लेती हूँ, सेकंड AR ले लेती हूँ, थर्ड AR² ले लेती हूँ और इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1, तो इसका प्रोडक्ट कर देते हैं -1। तो मुझे सॉल्व करके क्या मिल रहा है, A³ R³ इक्वल्स टू -1। कुछ नहीं मिल रहा, ना A मिल रहा है ना मुझे R मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमें जब कभी भी ऐसी GP के लिए पूछा जाता है और बोला जाता है प्रोडक्ट निकालो, तो हम ऐसे लेते हैं टर्म्स को। 3 टर्म्स बोली हैं तो बीच में अगर मैं A मानती हूँ, ठीक है, अगली क्या होगी AR, इससे पिछली वाली क्या होगी A/R होगी ना, A/R। जैसे कि देखो 5, 10, 20, जैसे कि ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये आपके पास इसमें R देखो कितना आ रहा है, R क्या होता है 2 आ रहा है R। ठीक है, अब A अगर मैंने 10 मान ली, अगर इसमें मैं 10 डिवाइड में 2 करती हूँ, 10 डिवाइड में 2 करती हूँ तो 5 आ जाएगा, है ना। 10 डिवाइड में 2 करती हूँ तो 5 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो मेरे को 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे मानते हैं, जैसे हम AP में माना करते थे। AP क्या है 5, 10, 15, है ना। उसमें हम क्या मानते थे, हम अगर मैं इसको A मान लेती थी, इसमें डिफरेंस माइनस करते थे और इसमें डिफरेंस हम प्लस करते थे, ऐसे करते थे। ऐसे हमने यहाँ पर क्या करना है, कॉमन रेशियो को पहले वाले में डिवाइड और अगली वाले में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करने से बहुत इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स तो हम यहाँ पे लेट ही कर लेते हैं। लेट द 3 टर्म्स क्या है, A/R, A एंड AR। ठीक है, इनका सम मतलब कि इनका प्लस कर दो। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 13/12 एंड इनका प्रोडक्ट यानी कि A/R इंटू A इंटू AR वो हमें कितना मिलेगा, -1। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकालने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए एंड टर्म्स चाहिए, यानी कि A फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये चाहिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके A और R की पहले तो वैल्यू निकाल के लेकर आनी है। तो देखो इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूँ डायरेक्ट, R से R क्या हो रहा है कैंसिल, ये क्या आ रहा है A³ और यहाँ क्या आ रहा है -1। तो -1 हो तो मुझे क्या ही मिलेगा, -1 का क्यूब भी तो -1 ही होगा, है ना। तो यहाँ से क्यूब क्या हो गया, खत्म। A क्या मिल गया मुझे, -1, A आ गया। अब A की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके R निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो -1/R -1 -R इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, माइनस का इधर आके प्लस कर लेते हैं और ये जो बचेगा इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास -1/R -R 13/12 और माइनस का इधर आके हो गया प्लस का 1। तो एलसीएम ले लेते हैं 12, 13 + 12 ये हो गया आपके पास 25/12। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं R, माइनस का 1 माइनस का R स्क्वायर इज इक्वल टू 25/12। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 25R माइनस का 12R स्क्वायर। और इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर लेके जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 12 का R स्क्वायर प्लस का 25R माइनस का 12 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सॉल्व करते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे है 12R स्क्वायर
प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हम कैसे करते हैं, हम 12 को 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 144। यानी कि हम दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको हम प्रोडक्ट करें तो 144 आए, और उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो हम 144 के क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, बनाओ। 2 यहाँ जाएगा 72, 2 36, 2 फिर आ जाएगा यहाँ पर 118, 2 6 9, ठीक है, 3 3 आ गया। अब हमने इन्हीं को ही देखना है कि किन को हम ऐसे बनाएं कि जिसका हमें 25 मिल जाए। जैसे कि 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18, है ना। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास नहीं आता 25, नहीं आता। कोई और नंबर सोचो। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 3 3 9। हाँ जी, अब मिल रहा है। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया। और ये इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है, 144। तो अब हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 12r², 25 को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4r कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, 3r प्लस 4। अब इसमें से क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले ले, है ना। क्या बचेगा आपके पास, 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल रहा है, 3r प्लस 4, और यहाँ से क्या मिल रहा है, 4r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3r प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से 4r प्लस 3 को 0 के इक्वल। ये आ गया 3r इक्वल्स टू -4, r आ गया -4/3। यहाँ से कितना आएगा, 4r इक्वल्स टू -3, r आ गया -3/4। तो ये 2 r आ गया आपके पास, पॉसिबल 2 r। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों r को यूज़ करते हुए हमने टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू -4/3। तब 3 टर्म्स क्या आएंगे आपके पास। पहले क्या था आपके पास, a/r था, है ना। तो a क्या लिया था आपने, -1, तो -1/-4/3। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है, एंड माइनस माइनस हो गया प्लस। ये आ गया आपके पास 3/4, रेसिप्रोकल हो गया। ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए क्या था आपके पास, सेकेंड टर्म थी आपके पास a, है ना। a क्या था, -1, तो -1 हो गया आपके पास सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या थी, ar थी आपके पास थर्ड टर्म। a क्या था, -1, और r क्या है आपके पास, -4/3। तो माइनस माइनस प्लस 4/3 आ गई a3। ठीक है, तो व्हेन r इक्वल्स टू -4/3, तो आपके पास क्या आई है, तो टर्म्स क्या आई हैं आपके पास। फर्स्ट टर्म लिख दो, 3/4 -1 4/3। ठीक है, ये पहली 3 टर्म्स आ गई आपके पास। सिमिलरली जब आपके पास व्हेन r इक्वल्स टू -3/4 अगर आप लगाते हो, व्हेन r इक्वल्स टू -3/4 लगाते हो, तो क्या आता है, जो जैसे पहले क्या था, a/r, a क्या था -1, r क्या है -3/4। तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया 4/3। ये आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तो यही थी, सेम थी। थर्ड क्या थी, a क्या है -1 और r कितना है -3/4। ये आ गई a3। ये हो गया प्लस का 3/4। अब तीनों टर्म्स लिख दो, ये आ गया 4/3 -1 3/4 एंड सो ऑन। ये आ गई आपके पास तीनों टर्म्स जब आपके पास r था -3/4। तो ये आपने आंसर है। वन मोर थिंग, अगर पेपर में ऐसे आपके पास 2 r आते हैं और आप किसी एक r से ऐसे सीरीज निकाल के आओगे, तो आपका 1 मार्क्स वहाँ से कट हो सकता है। हो क्या सकता, होगा। ठीक है, तो याद से जब कभी भी 2 r आए तो आपने 2 आंसर निकाल के लाने हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10। तो अब एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस 7 77 777 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, आपने इसका क्या निकालना है, सम निकालना है अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, n की फॉर्म में आ रहा होगा, है ना, n की फॉर्म में आ रहा होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं।
ठीक है, एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला अगेन हमें देखना पड़ेगा कि आर से कम है या आर जो है वो 1 से कम है, आर जो है वो 1 से ज़्यादा है। देखो तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसका वो निकालती हूँ, रेशो निकालती हूँ, तो इसका रेशो आएगा 11, है ना। इसका रेशो आएगा 1 डिवाइड में 1 है ना। तो अगर आप इन सब का रेशो निकालते हो ना, किसी का रेशो सेम नहीं आ रहा, तो यानी कि ये जीपी में नहीं है ना, इनका कॉमन रेशो सेम नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट इन जीपी, नॉट इन जीपी। तो हम क्या करें, हम इसको जीपी की फॉर्म में लिखकर हमें सिर्फ एक फॉर्मूला देना है, तो वो लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एस एन इक्वल्स टू 7 + 77, ऐसे आपका ना किसी के उसमें भी आ सकता है, 999 भी आ सकता है, 888888 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने ये वाला पैटर्न फॉलो करना है कि अप टू n टर्म्स आपको करना है। ओके, तो अब देखो, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इन सब में से 7 कॉमन ले लेती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 7 कॉमन लेके अंदर क्या मिलेगा, 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, है ना, अप टू n टर्म्स। ऐसे ही अगर आपके पास 8 हो तो 8 कॉमन ले लो, ठीक है, 9 हो तो 9 कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ले लो। ओके, अब देखो, वैसे हम क्या करते हैं, जब कभी 9 होता है तो 9 कॉमन लेने की हमें नीड नहीं होती है, क्योंकि हमें चाहिए ही 9। क्यों चाहिए वो आपको आगे समझ में आएगा। देखो, अब देखो, हम मेरे को 9 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूँगी। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब कि फिर अंदर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 9 + 9 9 + 9 9 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। मुझे 9 क्यों चाहिए था, मुझे एक पैटर्न बनाना है, इसलिए 9 चाहिए था। कौन सा पैटर्न, देखो, अगर मैं 9 को ऐसे लिख सकती हूँ 10 - 1, है ना। इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो 10 - 1 हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 - 1, है ना, 100 - 1। इसको क्या लिख सकती हूँ, 1000 - 1। इसे क्या लिख सकती हूँ, 10,000 - 1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन लिख सकती हूँ। अब देखो, यहाँ मेरे पास 1 1 1 तो कांस्टेंट टर्म आ गई है, एंड 10 100 ये भी आ गया, तो मैं इस पैटर्न को और भी अच्छे से लिख सकती हूँ। कैसे, यहाँ हो गया 10 - 1, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर हो गया। 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 - 1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइट। अब इस पैटर्न को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, 7/9 इंटू यहाँ पे है 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब + 10 का 4 अप टू n टर्म्स तक लिख सकते हैं, है ना। और -1 -1 -1 सब यही है, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ मैं लिख सकती हूँ -1 -1 -1, या फिर -1 कॉमन ले लूँ मैं, -1 कॉमन ले लूँ, अंदर लिख दूँ +1 +1 +1 अप टू n टर्म्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अगर मैं एक 1 को n टाइम्स प्लस करती हूँ तो वो n आ जाएगा, और बाहर क्या है, माइनस है, तो मुझे क्या ये चीज़ मिल रही है एक तरीके से। 7/9 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू n टर्म्स, और यहाँ से मिल रहा है मुझे माइनस का n, है ना, ये आ गया, इसकी पूरी की जगह पे माइनस का n। अब ध्यान से देखो, ये जो आपके पास मिला है ये तो एक जीपी है, देखो इसको रेशो करो 10 आएगा, इसका रेशो करो 10 आएगा, अगले का भी रेशो करोगे 10 आएगा, तो यानी कि मेरे को मिल गई ये वाली टर्म किसके अंदर, एक जीपी में, है ना। अगर मुझे ये जीपी में मिल गई है, बाकी क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, n है ना, कोई कुछ भी पुट कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं वो SN वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे फिट कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, आपने ये मेथड फॉलो करना है, और लास्ट में आपने क्या करना है, एक जीपी की फॉर्मेशन करनी है, ऐसे जीपी की फॉर्मेशन। तो मैं इसको अलग से लिख रही हूँ कि मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो अब मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, तो यानी कि SN का फॉर्मूला अब देखना पड़ेगा, r छोटा है कि r बड़ा है, r देखो सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म,
10 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला क्या होता था, Rn-1 अपॉन में R-1, ये होता था Sn। R क्या, A क्या है आपके पास 10, R क्या है 10, तो 10 की पावर n-1 अपॉन में 10-1, ये हो गया Sn इक्वल्स टू 10 की पावर n-1 अपॉन में 9 आ गया। अब ये जो आपके पास Sn आया है वो इस वाली टर्म का आया है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दे, है ना, तो ये इसको लगा दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लगा देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अब फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट है क्या आपके पास, Sn निकाल रहे हो, यहाँ लिखा था 7/9 इंटू ये पूरी टर्म थी, इस पूरी टर्म की जगह पे हम ये लेकर आए हैं, तो इसको लिख दो 10/9 इंटू 10n-1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का n भी है, तो ये हो गया माइनस का n, ये ऐसे पुट था, ठीक है। अब देखो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है, ऐसे की एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल यही आंसर है। अगर आपने इसको आगे सॉल्व करके देखना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70/81 हो जाएगा, ठीक है, इंटू सेम एज इट इज, और -7/9 n हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बिकॉज आपके एनसीईआरटी से यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको यही स्टेप्स आगे ऐसे ही क्वेश्चंस में फॉलो करने हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 11th। अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 great grandparents and so on. So, find the number of his ancestors during the 10th generations preceding his own. वो कह रहा है कि एक पर्सन है जिसके 2 पेरेंट्स हैं एंड 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे कि मदर फादर हो गए, ठीक है, एंड 4 ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि एक फादर के मदर फादर और एक मदर के मदर फादर, राइट, तो वो टोटल हो गए 4। ऐसे ही पीछे उनके पीछे जाएंगे तो ऐसे ही 8 हो जाएंगे, और उनके पीछे जाएंगे तो ऐसे 16 हो जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, है ना। हमें बताने हैं कि कितने उसके एंसेस्टर्स बनेंगे। ऐसे करते करते अगर हम 10th जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो खुद के पीछे उसके कितने ऐसे एंसेस्टर्स बनेंगे, उसके कितने ऐसे एंसेस्टर्स होंगे। तो यानी कि हमें टोटल एंसेस्टर्स निकालने हैं उसके, है ना, यानी कि उनका सम निकालना है, राइट। तो सम ऑफ 10 जनरेशंस निकालना है हमको, तो यानी कि डायरेक्ट हमें Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज Sn? Sn के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है कि एक R जब आपका लेस देन 1 हो या एक R आपका ग्रेटर देन 1 हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले R निकाल लेते हैं। इसका R क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म। वैसे तो ये क्या बना रहे हैं, एक GP बना रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो Sn का ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज क्या होता है A इक्वल्स टू Rn-1 अपॉन में R-1। अब यहाँ n क्या है आपके पास 10, तो S10 हो गया, ठीक है। A क्या है आपके पास 2, R क्या है 2 की पावर 10-1 अपॉन में 2-1, ठीक है। तो ये हो गया S10 इक्वल्स टू 2-1 इज नॉर्मल, खत्म, 1 हो गया, ये बच गया 2, और ये है 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 कितनी होती है, इसको करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। तो हमें मिल गया 7 तक, 2 की पावर 7 तक मिल गया 128, ठीक है। तो 2 की पावर 8, एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, 256, एक बार इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 512, फिर एक बार इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1024, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1024 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 1023 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6402, तो ये हो जाएगा
इसके 10 जनरेशन तक इतने एंसेस्टर्स होंगे इस पर्सन के प्रीसीडिंग हिम, उससे पहले के। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 11th। नाउ एग्जाम्पल 12th करने से पहले अब आपके पास हमने यहाँ तक सारा का सारा जीपी देख लिया, कैसे उसका सम निकालते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपको कोई भी बीच में एक जीपी दे रखी है, मान लो सच दैट आपको कोई जीपी दे रखी है 5, 10, 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये जीपी कैसे है। इसको यहाँ पे हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 मिल गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 एंड सो ऑन। ये हमें जीपी मिल गई है। ठीक है, अब इस जीपी का मतलब ये होता है कि मान लो इसके अंदर हमारे पास कोई एक टर्म गायब होती, जैसे कि मान लो यहाँ 5, ये x गायब होता, ये 20 और 40 हमें दिया होता। ठीक है, या फिर हम कह सकते थे कि अगर मान लो ये 5, 10 और मान लो ये गायब होता, 20 गायब, तो यहाँ पे y लिखा होता। ठीक है, तो ऐसे होता। तो मान लो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो इसके लिए ना आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ऐसा आपने अर्थमेटिक मीन में पढ़ रखा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि अगर मान लो आपके पास कोई भी ऐसी टर्म आती है, जैसे कि मान लो एपी में क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन होता है ना। तो कोई भी बीच की जो टर्म होती है, कोई भी बीच की टर्म जो होती है वो पहली वाली और उससे अगली वाली का क्या होती है? अर्थमेटिक मीन होती है। अर्थमेटिक मीन यानी कि दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ये होता है। ठीक है, जैसे कि यानी कि 6 क्या होगा? 4 + 8 का मीन होगा, तो ये क्या हो गया? 12/2, ये आ गया आपका 6। ऐसे ही जो 4 होगा वो इन दोनों का क्या होगा? पहली वाली और अगली वाली का क्या होगा? मीन होगा। तो ये हो गया 8/2 दैट इज 4। तो इसको हमने जनरल फॉर्म में कैसे लिखा था कि मान लो अगर A, B, C ऐसे चल रहा है तो जो B होता है वो क्या होता है? पिछली वाली टर्म, और अगली वाली टर्म का क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है आपके पास कि कोई भी आपने सेंटर वाली टर्म उठानी है तो उसकी पहली और अगली वाली का प्रोडक्ट का क्या होता है? रूट होता है। जैसे कि x जो होगा वो अंडर रूट होगा 5 × 20 का। देखो कैसे, अब अंडर रूट ये कितना आ गया? 100, और 100 का रूट क्या होगा? 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, है ना। ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा? इसकी पहली वाली और नेक्स्ट वाली का अंडर रूट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? √400। √400 क्या होता है? 20। तो हमें पता है कि y की वैल्यू क्या थी? 20 थी। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो अगर मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो जो b होता है एंड सो ऑन, अगर ये GP में है, ठीक है, तो जो b होता है वो अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ AC होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अगर बीच में कोई भी आपको टर्म निकालनी है तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसका और इसका क्या कनेक्शन है? इन दोनों का भी तो आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होता है रिलेशन? तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन निकालूं तो क्या बन सकता है कि मान लो कोई भी एक अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, उसको मैंने A बोल दिया, तो वो क्या होती है? पिछली वाली और अगली वाली टर्म्स का क्या होती है? एवरेज होती है। ठीक है, तो मान लो AP कुछ ऐसी थी, A, कैपिटल A, B एंड सो ऑन। तो जो A होगा वो क्या होगा? पिछली वाली और अगली वाली का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, और अगर मान लो GP कुछ ऐसी है कि मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पर G है, यहाँ पर B है एंड सो ऑन, तो G क्या होता है? G इज द अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये तो ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे बता सकते हैं? इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो, तो A - G क्या हुआ? A + B/2 माइनस √AB। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, ये हो जाएगा A + B - 2 × √AB, ये हो गया A - G। इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? √A² + √B² - 2 √AB आ गया, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी डिवाइड में क्या है 2, यानी कि ऊपर ही किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी, वेयर ए इज रूट ए, ये हो गया रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। तो ये हो गया आप लोगों का रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अगर अर्थमेटिक मीन में से अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करती हूँ तो हमें कोई ना कोई टर्म मिलती है, मतलब विच इज़ ग्रेटर देन 0। और ये भी हो सकता है कभी कि ए और बी दोनों सेम टर्म्स हो, तो यानी कि वो इक्वल भी आ सकता है 0 के, है ना। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 तो भी तो 0 आ ही सकता है। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन का, कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक से बड़ा होता है, ठीक है, या फिर उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो देखो a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो इनका जो डिफरेंस होगा वो a अर्थमेटिक मीन या तो बड़ा होगा g से या फिर g के इक्वल होगा, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। इसको अगर मैं इधर लेके जाती हूँ तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हमने अभी अभी पढ़ी हैं, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब वो करते हैं। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 12th। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन GP। तो हमने इस 2 नंबर्स के अंदर हमने 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं सो दैट जो सीक्वेंस बने वो एक GP में बने। तो अगर इनके अंदर 3 नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं तो यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया आपके पास 1, सेकंड फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फाइंड करना है, एंड फिफ्थ आपको दे रखा है 256। तो यही आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है एंड A4 निकालना है, ठीक है। तो सच दैट ये क्या बना सके, ये एक GP बन सके, ठीक है। तो अगर ये GP बनेगा तो उसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी। तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A R की पावर 1 कम, तो यहाँ 2 है तो ये A1 हो जाएगा, AR हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम A3 को क्या लिख सकते हैं, AR2, A4 को क्या लिख सकते हैं, AR3। तो हमें बेसिकली A चाहिए और R की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है फिफ्थ टर्म, तो A5 दे रखी है। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 4। तो A5 क्या दे रखी है, 256। A आपको दे रखा है, यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 256 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 64 32 60, ये आ गया। तो ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको R की पावर 4 यानी कि 4 की टर्म्स में चाहिए। तो अगर मैं ऐसे इसे बना देती हूँ, ये हो गया 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 की पावर 4 आ गई, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और यहाँ से आ गए R की पावर 4, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं स्टार भी लगा देती हूँ कि जब कभी भी हम इवन की पावर्स को हम ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। अगर यहाँ पर ऑड होता कि मैं 5 से 5 कैंसिल कर रही थी तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाती। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं -2 की पावर 4 करती हूँ तो भी क्या आएगा, प्लस 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। अगर मैं +2 की पावर 4 करती हूँ तो भी क्या आता है, प्लस का 16 आता है, ठीक है। क्योंकि जो माइनस होता है उसमें अगर पावर इवन होती है तो वो प्लस बन जाता है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये इवन है तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 भी हो सकता था, प्लस का 4 भी हो सकता था। तो दैट्स वाई हमने ये दोनों लिए हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों ही लेकर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे GP व्हेन R हमारा +4 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या थी, 1 थी। सेकेंड टर्म A2 क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4। फिर यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, 4 16। फिर फोर्थ क्या टर्म बनेगी, 1 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब, ये आ जाएगी 64,
और फिफ्थ टर्म तो है ही आपके पास 256, ठीक है। अब हम लिखेंगे GP व्हेन R जो है आपका -4 है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट में -4 पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई -4, तो हमारा जो GP है फर्स्ट टर्म है 1 और सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई -4 का क्यूब, अब क्यूब में तो क्यूब ही रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा -64। तो ये आ जाएगा आपके पास दो आंसर्स। वन मोर थिंग, अगर आप पेपर में गलती से भी +-4 लगाना भूल जाते हैं और सिर्फ एक ही GP निकाल के आते हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी इवन पावर्स को आप कैंसिल करेंगे तो आपने +- लगाना है और दोनों ही आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 13। अब एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, इफ़ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का, A और B नंबर्स का आपको 10 और 8 दे रखा है, आपको नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि A और B की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने बताया अर्थमेटिक मीन क्या होता है A + B/2, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √AB, ये दे रखा है हमें। अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 10 के इक्वल, तो ये इक्वल है 10 के, और ये आपको दे रखा है किसके इक्वल 8 के इक्वल, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A + B आपके पास आ गया 20, एक तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको देखिए रूट है, रूट में हमें अच्छा नहीं लगता तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB = आ जाएगा 64, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये A + B का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो A² + B², ठीक है, और AB की जगह पे हम यहाँ पर 64 ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर A² B² आएगा तो वो बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पे AB लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे किसी भी टर्म का, जैसे कि फॉर एग्जांपल A लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा 20 - B लिख सकते हैं, तो पुट दिस वैल्यू इन हेयर, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। तो इसको अगर मैंने फर्स्ट मानी है, इसको मैंने सेकंड मानी है, तो A की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। A की वैल्यू क्या आई है 20 - B, और यहाँ पे भी क्या है B = 64, तो ये आ जाएगा 20B - B² = 64। और अगर आप इधर लेके जाते हो तो ये B² साइन चेंज हो जाएंगे, -20B + 64 = 0, ये आ गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। A B की वैल्यू निकाल सकते, B की वैल्यू निकल सकती है, फिर B की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, A की आ जाएगी। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे कि ये है आपके पास B² - 20B + 64 = 0। तो अब ऐसा आपको नंबर ढूंढना है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, प्लस माइनस करें तो 20। तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर्स बना लेंगे हम इसके, ठीक है। ये हो गया 32, 2, 16, 2, 8, 4, 2, 2। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, है ना, एंड 2 2 4, 4 2 8, 8 + 8 तो 20 नहीं है, और देखना पड़ेगा आपको। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 2 2 4, तो यस, तो 16 + 4 = 20 एंड 16 × 4 = 64। लेकिन हमें माइनस का 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, एंड माइनस माइनस यहाँ आ गया +64, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 4, तो ये हो गया B² माइनस का 16B माइनस का 4B + 64 = 0। इसमें से B कॉमन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा B - 16, यहाँ पे -4 कॉमन, तो B - 16, तो B - 16 एंड B - 4 = 0। तो यहाँ से एक B आ गया आपका 16 और यहाँ से एक B आ गया आपका 4। तो आपके पास दो ऑप्शंस आए हैं, इधर B = 16 और B = 14। तो अब हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे व्हेन B = 16, तो A की वैल्यू क्या आएगी 20 - B, दैट इज 20 - 16 = 4। व्हेन B 4 है,
तब a की क्या वैल्यू आएगी 20 माइनस b दैट इज 20 माइनस 4 दैट इज 16। तो ये है आपका आंसर कि अगर b 16 है तो a 4 आएगा, अगर b 4 है तो a कितना आएगा 16 आएगा। तभी उनका अर्थमेटिक मीन जो है 10 है और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8 है। तो आपने खुद सोचना है कि आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब आप इसको किस वे में सॉल्व कर सकते हैं, इजी से इजी किस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं एग्जाम्पल 14th। इफ a b c d and p आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd p plus b square plus c square plus d square is less than equal to 0, then show that a, b, c and d are in GP। तो हमें ये बताना है कि अगर a, b, c, d सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका रिलेशन आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है, शो करना है कि a, b, c, d जो है ना वो GP में है। तो GP में कोई चीज़ प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या कि अगर मान लो ये तीन चीज़ें GP में हैं तो मैं ये तीन चीज़ें GP में हैं, तो जो बीच वाली टर्म होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ AC। ये हमने पढ़ रखा है हमने GP में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 4 के लिए क्या हो सकता है, या तो मैं ये प्रूव करूँ और फिर C के लिए क्या प्रूव करूँ, रूट BD। तो ये तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स बन जाएंगे, है ना। एक मेन ये भी तो स्टेप आता है, अगर ये तीनों चारों के चारों GP में होंगी तो इनका रेशो भी तो सेम होगा कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इनका रेशो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट यानी कि B बाय A, अगले का रेशो थर्ड डिवाइड बाय सेकंड टर्म C बाय B, अगले का रेशो फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड यानी कि D बाय C, ये भी तो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कुछ ना कुछ करके इस तरीके का रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमें गिवन है, इसी को सॉल्व करके हमें ऐसा प्रूव करना पड़ेगा ना ए बी सी डी के बीच में रिलेशन। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या है लेस देन इक्वल टू 0, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड अभी हम नहीं उठा रहे हैं। हो गया पी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी डी पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो पी स्क्वायर को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, 2 है और यहाँ पर p है, तो 2 आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, p पीछे कर देते हैं। तो 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp प्लस ये एज इट इज़ है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब ओपन करने का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना ज़रा। अगर मैं ये वाली टर्म देखूँ, यहाँ है ए पी स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ मुझे दिख रहा है ए बी पी दिख रहा है और यहाँ पर बी है। अगर इन तीन टर्म्स को मैं उठाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखना ज़रा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, है ना। तो क्या दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। तो किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो ये वाला फॉर्म बन रही है मेरे पास, कॉम्पैक्ट फॉर्म बन रही है। तो मैं इन सबको क्या करूँगी, एक एक साथ लिखूँगी। तो लिखते हैं इसको, ये लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साथ। फिर नेक्स्ट टर्म देखो कौन सी बन रही है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके साथ bp यहाँ आ रहा है और c है, c यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp एंड प्लस सी स्क्वायर। फिर ये है, इसको उठा लेते हैं, ये आ जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके लिए माइनस 2cdp और यहाँ से आ गया डी स्क्वायर। तो इन सब के क्या क्या फॉर्मूलेज बन रहे हैं, इसका बन रहा है ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी डी जितने भी आपको दे रखे थे ये रियल नंबर्स हैं। अगर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है,
माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, है ना। अगर ये माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो यानी कि आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। और ऊपर से इन सब में क्या है, प्लस भी है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सिंस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू हम 0 पुट करके इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। और नाउ वी कैन राइट ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 है, इधर दिस टर्म कैन बी 0, दिस टर्म कैन बी 0 और दिस टर्म कैन बी 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए पी माइनस बी इक्वल्स टू 0 या बी पी माइनस सी इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर और सी पी माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है इधर हट जाएगा, ये आ जाएगा ए पी माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए पी आ जाएगा बी और p आ जाएगा आपके पास b बाय a। सिमिलरली यहाँ पर भी बी पी माइनस सी, बी पी इक्वल्स टू सी, यहाँ से p आ गया c बाय b। यहाँ पे करेंगे सी पी माइनस डी इक्वल्स टू 0, सी पी इक्वल्स टू डी एंड p इक्वल्स टू डी बाय सी। यहाँ पर p की वैल्यू, ये p की वैल्यू, ये p की वैल्यू, सबकी p की वैल्यू है, तो यानी कि तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू b बाय a, c बाय b इज इक्वल टू, ये आएगा इज इक्वल टू, कॉमा नहीं आएगा, इज इक्वल टू डी बाय सी। सब इक्वल है। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। तो देखो ना, b बाय ए, सी बाय बी, सभी क्या आ गए, रेशो इक्वल आ गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी क्या है, आर इन जीपी है, सिंस द रेशो इज सेम। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 14। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।